हेलो फ्रेंड्स, आज हम एसएससी के कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम टियर 1 जिसका कि पेपर 9/12/2022 को हुआ था, उसके सेकंड शिफ्ट के इंग्लिश के सेक्शन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले प्रश्न के साथ शुरू करते हैं। तो यहाँ से हमारा इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन शुरू होता है। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपको अंडरलाइन वर्ड का सिनोनिम बताने को कह रहा है। तो ट्राई टू बी फ्रूगल विथ योर हार्ड अर्नड मनी। फ्रूगल का मतलब पूछा है। फ्रूगल मतलब होता है कंजूस, या जो पैसे का बहुत ध्यान से उसे खर्च करे, सोच समझ के खर्च करे, उसे हम फ्रूगल कहते हैं। उसका सिनोनिम हो जाएगा इकोनॉमिकल, मतलब वन हु स्पेंड मनी कॉशियसली, जो पैसे को बहुत ही सोच समझ के खर्च करे उसे हम इकोनॉमिकल कहेंगे। इम्प्रूडेंट मतलब होता है नॉट शोइंग केयर, या आप कह सकते हैं अनवाइज भी कह सकते हैं इसे, या हिंदी में अगर कहें तो एक ढीठ शब्द है हमारे लिए, वो कह सकते हैं, उसे इम्प्रूडेंट कहेंगे। नेग्लिजेंट मतलब जो चीज़ों पे ध्यान न दे, और ऑनेस्ट मतलब ईमानदार। तो इस क्वेश्चन का, इसका सेंटेंस का मतलब ये था कि आपको फ्रूगल रहना चाहिए अपने हार्ड एंड मनी के लिए, मतलब जो आप बहुत मुश्किल से जो पैसा कमा रहे हो उसे आपको वेस्ट नहीं करना चाहिए, सही जगह पे उसका इस्तेमाल करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा इसका करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें जंबल्ड सेंटेंस को एक करेक्ट ऑर्डर में बदलना है। तो चलिए पढ़ते हैं। तो जब आप इसे रफली पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि बी से शुरुआत होनी चाहिए। रियो कार्निवल इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर बिफोर लेंट। लेंट मतलब एक पीरियड होता है 40 डेज का, बिटवीन फेब एंड मार्च। तो रियो कार्निवल इस टाइम पे हर साल शुरू होता है। इसके बाद इट इज़ कंसिडर्ड द बिगेस्ट कार्निवल इवेंट इन द वर्ल्ड। ये पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा एक इवेंट माना जाता है। A typical Rio carnival is filled with floats, rivers and adornments from numerous samba schools in Rio। तो जो एक टिपिकल रियो जो कार्निवल होता है वो बहुत सारे फ्लोट्स और रिवीलर्स, रिवीलर्स मतलब जो पार्टी एनिमल होते हैं, जो बहुत ज़्यादा पार्टी करना पसंद करते हैं उस तरह के लोग, और एडोर्नमेंट्स मतलब सजावटी चीज़ों के साथ अलग अलग स्कूलों में मतलब मनाया जाता है उस तरह से। और एवरी स्कूल इज स्पेसिफिकली ऑर्डर टू फॉलो देयर परेड एंट्रीज, और सब स्कूल को अपने अपने परेड एंट्री स्पेसिफिकली मतलब देने पड़ते होंगे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका इसका करेक्ट आंसर है, बी ए सी डी। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछ रहा है। तो ये जो शब्द दिया हुआ है लेप्रोस्कोपी, ये गलत लिखा हुआ है। इसकी सही स्पेलिंग होती है LAPAROSCOPY। लेप्रोस्कोपी, इसमें आप होता क्या है, ये उस तरह की सर्जरी होती है जिसमें बहुत ज़्यादा इंसिजन नहीं बनाना पड़ता है। मतलब इसमें एक छोटा सा होल किया जाता है और उसके बाद एक नीडल डाल के उस तरह से ऑपरेट करते हैं। जनरेट माने किसी चीज़ को जनरेट करना, रिड्यूस करना। इंटरमिटेंट जो मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था, एक तरह का फास्टिंग मैकेनिज्म, या एक तरह का मैकेनिज्म होता है जिसमें आप कुछ देर तक फूड खाते हैं उसके बाद फास्ट रखते हैं और इसी चीज़ को रिपीट करते रहते हैं, मतलब रुक रुक के चीज़ों को करना। आपने 8 घंटे का खाया और 16 घंटे फिर फास्ट रखा, फिर 8 घंटे खाया और 16 घंटे फास्ट रखा, ऐसे इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं। और गाइज मतलब होता है भेष कह सकते हैं आप, इंग्लिश में आप चाहे अपीयरेंस कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका इसका करेक्ट आंसर था। अब अगले में आपसे ग्रामेटिकल एरर पूछ रहा है। तो पढ़ते हैं, अ बुक मार्केट वॉज बीन। अब देखिए वॉज के साथ कभी बीन आता नहीं है, हैज, हैव और हैड के साथ ही बीन आता है, तो इसीलिए ये गलत हो जाएगा। वॉज ऑपरेटेड बाय सम रीडर्स इन द स्ट्रीट व्हेन दे रीच देयर, मतलब एक बुक मार्केट कुछ रीडर्स द्वारा ऑपरेट किया जा रहा था जब वो स्ट्रीट पे पहुंचे। ऑप्शन नंबर थर्ड में आपका करेक्ट आंसर नहीं था, बीन नहीं होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में फिल इन द ब्लैंक्स पूछ रहा है। तो द गर्ल हैज डैश चांसेस विनिंग द मैच। किसी के कैसे चांस होते हैं, ज्यादा चांसेस होते हैं ना, तो उसके लिए हम कहते हैं द गर्ल हैज हाई चांसेस। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। हेफ्टी मतलब जैसे हेफ्टी अमाउंट माने मोटा पैसा, बाउंटीफुल भी मतलब बहुत ज्यादा, और लाइट माने हल्का या रोशनी। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सबसे अप्रोप्रिएट होगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स में आपसे सिनोनिम पूछ रहे हैं अंडरलाइन वर्ड का, पढ़ते हैं। नो वन वॉज प्रिपेयर्ड फॉर द एनवायरमेंटल कैलामिटी। कैलामिटी माने आपदा होता है, और यहाँ पे देखिए कैटास्ट्रोफी, इसका भी मतलब एक तरह का ब्लंडर या आपदा हो सकता है, डिजास्टर कह सकते हैं आप एक शब्द। तो नो वन वॉज प्रिपेयर्ड फॉर द एनवायरमेंटल कैलामिटी दैट हिट द टाउन इन द मिडल ऑफ द नाइट। मतलब कोई भी उस एनवायरमेंटल कैलामिटी के लिए प्रिपेयर नहीं था जब वो रात में अचानक से आ गया। डिग्रेडेशन मतलब किसी चीज़ का और खराब होना होता है। स्ट्रेस माने तनाव लेना, और डैमेज माने किसी चीज़ को ध्वस्त कर देना, खराब कर देना। ऑप्शन नंबर सेकंड कैटास्ट्रोफी जो वर्ड था वो आपका करेक्ट आंसर था।
क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ रहा है, तो पढ़ते हैं समथिंग विच इज वर्थ बिलीविंग, मतलब कोई चीज जो बिलीव करने योग्य हो उसे हम कहते हैं क्रेडिबल। इनक्रेडिबल आपने सुना होगा, जो बिलीव ना करने योग्य हो जाए, इनक्रेडिबल इंडिया, अनबिलीवेबल इंडिया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका इसका करेक्ट आंसर है। स्पूरियस मतलब होता है फेक, एक्सपीडियंट का मतलब होता है प्रणाली, या आप कह सकते हैं उपाय, या आप कह सकते हैं मेथड, मीन्स भी कह सकते हैं आप चाहें तो, और इम्पेंडिंग का मतलब होता है समथिंग विच विल हैपन सून। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा इसका करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन 8 में आपसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने को कह रहा है सेंटेंस को, तो पढ़ते हैं somebody is following us। अस माने प्लूरल शब्द आ रहा है। अस के लिए हमारे पास जब हम पैसिव में आते हैं तो वी शब्द है, जो देखिए वी आपको इन दो में मिलेगा, इन दो में नहीं मिलेगा, इसलिए इसे ऐसे ही काट दीजिए। अब देखिए यहाँ पे हैज हैव हैड जैसा तो कुछ है नहीं, यहाँ पे आपके पास हैव दे दिया, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा करेक्ट होगा, वी आर बीइंग फॉलोड बाई समबडी। अब देखिए यहाँ पे आईएनजी भी था, जब भी आईएनजी होता है तो हमें बीइंग चाहिए ही होता है, और वो आपको सिर्फ यहाँ मिल रहा है, तो इस तरह भी आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते थे। ऑप्शन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन 9 में आपसे सेंटेंस को करेंट ऑर्डर में अरेंज करने को कह रहा है, तो जब आप इसे रफली पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ऑप्शन नंबर आर के साथ हमें शुरुआत करनी चाहिए। तो व्लादिमीर कोपेन डेवलप्ड अ क्लाइमेट क्लासिफिकेशन सिस्टम एट द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, मतलब एक व्लादिमीर कोपेन थे जिन्होंने क्लाइमेट क्लासिफाई करने का एक सिस्टम डेवलप किया था 19वीं शताब्दी में। इसके बाद द सिस्टम डिवाइड्स द वर्ल्ड इनटू 5 क्लाइमेट जोन, जो सिस्टम है वो क्लाइमेट को 5 अलग अलग जोन में बांट देता है। द डिवीजन वॉज यूजुअली बेस्ड ऑन टेम्परेचर विच अलाउज फॉर डिफरेंट वेजिटेशन ग्रोथ। ये जो डिवीजन था वो टेम्परेचर के बेस पे बांटा गया था, अलग अलग डिवीजन किया गए थे, और ये इससे होता क्या था कि पता चलता था कि कौन सी जगह पे किस तरह का वेजिटेशन हो सकता है, मतलब किस तरह के पेड़ पौधे उगेंगे। Köppen's map used different colors and shades to represent the different climate zones of the world। इनका जो मैप था इसने अलग अलग कलर शेड का इस्तेमाल किया जिससे कि वो अलग अलग जोन को मैप पे दिखा सके। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपको करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे मीनिंग पूछ रहा है इडियम का, तो फेयर वेदर फ्रेंड्स, फेयर वेदर फ्रेंड वो होता है जो कि आपके समय पे कभी काम नहीं आता, बस आपके अच्छे दिनों में आपके साथ होता है और बुरे दिनों में गायब हो जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड आपके इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर रहा है। अ पर्सन हुज फ्रेंडशिप कैन नॉट बी रिलाइड ऑन इन टाइम्स, मतलब एक आदमी जिसकी की फ्रेंडशिप वो बुरे समय पे, मतलब वो नहीं समझा जा सकता कि वो काम आएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका इसका करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पैसिव वॉइस पूछ रहा है सेंटेंस का, तो पढ़ते हैं द चाइल्ड ब्रोक मैनी टॉयज इन द शॉप ही इवन थ्रू द पेंटिंग्स। तो देखिए यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे हैव दिया हुआ, हैव बीन, इसमें आपको कहीं भी हैव हैज दिख नहीं रहा, तो ये होना ही नहीं चाहिए। हैव यहाँ भी दिया हुआ है, देखिए हैव यहाँ भी दिया हुआ है, तो ये दोनों तो गलत ही हो जाएंगे। अब बचे दो, दोनों में फर्स्ट पार्ट तो सेम है, मैनी टॉयज इन द शॉप वर ब्रोकन बाय द चाइल्ड, ये तो पार्ट सेम ही है। देखिए ही इवन थ्रू द पेंटिंग्स, तो ये जब आप इसमें शुरुआत करेंगे तो इवन के साथ शुरू करेंगे, इवन द पेंटिंग्स वर थ्रोन बाय हिम, ऐसा करके इवन द पेंटिंग्स वर थ्रोन बाय हिम आपको इसमें मिलेगा। देखिए ही इवन थ्रोन, देखिए ही इवन के बाद थ्रोन लिखा हुआ है, इसी तरह ये गलत हो जा रहा है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका इसमें सबसे अप्रोप्रिएट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे करेक्ट इडियम का यूजेज पूछ रहा है, तो जब आप इसमें पढ़ेंगे तो पता चलेगा आपको पहला वाला ही सही है। रानीता वॉज नॉट सेलेक्टेड फॉर द जॉब एज शी गॉट कोल्ड फीट। कोल्ड फीट मतलब शी गॉट नर्वस, जब आप नर्वस हो जाएंगे तो कई बार चीज़ें गलत हो जाती हैं, इसीलिए उनका जॉब में सिलेक्शन नहीं हुआ। वॉकिंग बेयर फीट ऑन ग्रास ग्रेव हिम कोल्ड फीट, देखिए इसका तो ये लिटरल सेंस आ रहा है, मतलब आप जब आप बेयर फुट चलेंगे ग्रास पे और जो उसकी ओस होती है उससे आपके पैर ठंडे हो जाएंगे, बट कोल्ड फीट का हमें इडियम का मतलब पूछना था, इसलिए ये गलत है। आफ्टर टू मच साइकिलिंग अरुण गॉट कोल्ड फीट, जब आप बहुत ज़्यादा साइकिल चलाएंगे तो आपके पैर ठंडे हो जाएंगे या आप नर्वस हो जाओगे, साइकिल चलाने से कौन नर्वस होता है, इसलिए ये भी गलत है। वन कैन स्विम ईजिली विद कोल्ड फीट, ठंडे पैर से कोई आसानी से ना तैर सकता है, तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका इसमें करेक्ट आंसर बैठेगा। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे डायरेक्ट फॉर्म में पूछ रहा है, करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म, तो पढ़ते हैं द डॉक्टर सेड दैट दे हैड परफॉर्म्ड देयर बिट। तो द दे के जगह पे वी हो जाएगा, देखिए वी हरी जगह पे है आपको, हैड की जगह पे हैव हो जाएगा, जो आपको यहाँ और यही मिल रहा है सिर्फ, है ना, बाकी में तो मिल ही नहीं रहा, तो बाकी सब गलत हो गए। तो द डॉक्टर सेड वी हैव परफॉर्म्ड आवर बिट, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 14 में आपसे सिनोनिम पूछ रहा है,
वर्ड डिमोलिश का, तो डिमोलिश मतलब किसी चीज़ को ध्वस्त कर देना, खत्म कर देना होता है, नष्ट कर देना होता है, तो उसके लिए शब्द है रूइन। इसे रूइंस कहते हैं, मतलब कोई चीज़ जब नष्ट हो चुकी हो तो उसे भी हम रूइन कहते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड। क्रिएट माने बनाना, फैब्रिकेट करना माने किसी चीज़ के ऊपर किसी चीज़ को लगाना, जैसे कि आपने चिप में फैब्रिकेशन देखा होगा, अलग अलग सर्किट्स को एक चिप पे लगाया जाता है। और शेप माने अलग अलग तरह के डिजाइन्स। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा इसमें करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे एंटोनिम पूछ रहा है शब्द एबिडेंट का। एबिडेंट मतलब समथिंग विच इज मोर इन नंबर, मोर इन अमाउंट, या कह सकते हैं आप प्लेंटीफुल। देखिए आपको ऑप्शन नंबर थर्ड में दिया भी हुआ है, ए प्लेंटी मतलब भी होता है समथिंग विच इज मोर इन नंबर, ज्यादा अमाउंट में जो पड़ा हो आपके पास। फर्टाइल माने उपजाऊ होता है, और मिनिमल मतलब कम से कम। तो यही आपका करेक्ट एंटोनिम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन 16 में आपसे फिर से एरर स्पॉट करने के लिए आ गया, तो पढ़ते हैं। चिल्ड्रन लिसन्स टू पीपल, देखिए चिल्ड्रन प्लूरल है और यहाँ पे लिसन्स लिखा है जो सिंगुलर है, यहाँ एस नहीं होगा, तब ये सही होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका सही आंसर है। चिल्ड्रन लिसन टू पीपल स्पीकिंग अराउंड देम फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर दे बिगेन टू स्पीक। जो बच्चे होते हैं वो अपने आसपास लोगों को बोलते हुए सुनते हैं काफी टाइम तक, जब वो खुद बोलना शुरू करते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 17 में आपको करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है सेंटेंस को, तो पढ़ते हैं। द इशू ऑफ क्या, कंपल्सरी वैक्सीनेशन, ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो द इशू ऑफ कंपल्सरी वैक्सीनेशन इज डिफिकल्ट। डिफिकल्ट मैनी मल्टीपल इंटरेस्ट, नहीं बिल्कुल नहीं। डिफिकल्ट बिकॉज, हाँ ये हो सकता है। अब डिफिकल्ट राइट लॉ, ये नहीं होगा, तो इसका मतलब डिफिकल्ट के बाद बिकॉज जाएगा। देखिए ये आपको पहले ऑप्शन में ही मिलेगा। तो द इशू ऑफ कंपल्सरी वैक्सीनेशन इज डिफिकल्ट because the government needs to consider multiple interests, all protected by human right laws and strike a fair balance between them। तो देखिए जो इशू है, मतलब एक तरह का ऑर्डर इशू करना कि सबको कंपलसरी वैक्सीनेशन देना है, वो काफ़ी डिफिकल्ट है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है उसे मल्टीपल ह्यूमन राइट लॉज को देखना पड़ेगा और उसके बीच में एक फेयर बैलेंस बनाना होगा, जिससे पहले कि वो ये लॉ को कंपलसरी कर सके। इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 में अंडरलाइन जो वर्ड है उसका करेक्ट स्पेलिंग पूछ रहा है, तो पढ़ते हैं। हैंड ओवर दैट पीस ऑफ पेपर टू मी सो दैट आई कैन इवेल्युएट द ऑथेंटिसिटी ऑफ हिज एमोरस क्लेम्स। एमोरस मतलब सेक्सुअल डिजायर्स या सेक्सुअल ऑब्लिगेशंस या सब सेक्सुअल असर्शंस के बारे में जो बताना होता है उसी को हम एमोरस क्लेम्स कहते हैं। और यहाँ पे देखिए जो पीस लिखा हुआ है, ये पीस जो है ये शांति वाला है, जबकि हमें यहाँ पे जो पीस चाहिए वो टुकड़े वाला चाहिए, और वो आपको यहाँ पे इस वाले पीस में मिलेगा। पीस माने टुकड़ा, ऑप्शन नंबर फोर्थ। तो ये कह रहा है वो पेपर्स दो जो कि इवैल्यूएट करते हैं, ये उस चीज़ को बताते हैं, सिद्ध करते हैं कि जो भी पर्सन था उसके सेक्सुअल डिजायर्स थे, उसने इस तरह का प्रकट किया था, उसमें उन पेपर से वो चीज़ सिद्ध हो सके। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका इसका करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे फिल इन द ब्लैंक्स पूछ रहा है, तो पढ़ते हैं। द क्राउनिंग विच रिलीज्ड अ डैश क्रैकल एज शी टर्न्ड द बॉय इनटू अ बीस्ट। रिलीज्ड अ किस तरह का क्या होगा, मतलब क्रैकल क्या है, आवाज जैसे टूटने टूटने से जैसी आवाज आती है ना भूता पिक्चर में जो आपने देखा, उसी को क्रैकल कहते हैं। तो क्रैकल एक तरह का नॉइज है या साउंड है, तो इसलिए लाउड हम यूज कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर थर्ड। तो जो क्राउनिंग विच थी उसने एक एक लंबी जोरदार क्रैकल की आवाज निकाली, और वो जो बॉय था वो एक बीस्ट माने दानव बन गया। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 20 में एक और सेंटेंस को करेक्ट ऑर्डर में फिल करने को आ गया, तो पढ़ते हैं। वी लुक्ड फॉर स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स, जी हाँ बिल्कुल हो सकता है। वी लुक्ड फॉर नोम दैट आर नॉट वेल स्टडीड इन, ये भी हो सकता है। स्टडीड इन, अब अगर आप क्यू के साथ जाए तो देखिए दो क्यू है, क्यू के साथ अगर आप आर रखें, स्टडीड इन एप्पल एंड लुक्ड, देखिए ये गलत लग रहा है। और स्टडीड इन के बाद अगर आप एस के साथ जाए, स्टडीड इन कुड आइडेंटिफाई, ये भी गलत लग रहा है। तो इसीलिए ये दोनों तो नहीं होगा। अब वी लुक्ड फॉर कुड आइडेंटिफाई, एस के साथ भी नहीं जाएंगे, तो बचा सिर्फ ऑप्शन नंबर फोर्थ, तो इसलिए यही करेक्ट होगा। अब एक बार हम इसे पढ़ के समझ लेते हैं। तो वी लुक्ड फॉर स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप इन एट लोकेशंस इन द नोम दैट आर नॉट वेल स्टडीड इन। तो देखिए स्टडीड इन एप्पल एंड लुक्ड फॉर विच कंपाउंड्स वी कुड आइडेंटिफाई एंड विच हैड न्यूट्रिशनल वैल्यू। तो मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप देख रहे थे, जीनोम जो था, लेकिन ये कुछ आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। एप्पल के ऊपर देख रहे थे जिससे उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू के बारे में अच्छी तरह से पता लग सके, कुछ कुछ ऐसा सेंसेस पूरे सेंटेंस का। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका इसका करेक्ट आंसर है। आप चलते हैं हम कॉम्प्रिहेंशन पैसेज पे।
तो यहाँ से हमारा कॉम्प्रिहेंशन शुरू होता है। तो चलिए पढ़ते हैं। स्वामीनाथन हैड अ टेबल ऑन विच ऑल हिज थिंग्स, हिज कोट, कैप, स्लेट, इंक बॉटल एंड बुक्स वर थ्रोन इन अ कंफ्यूज्ड डैश। अब देखिए स्वामीनाथन के पास एक टेबल था जिसपे वो अपने कपड़े, अपने कैप, अपना कोट, अपना स्लेट, अपना इंक बॉटल, अपना बुक सब कुछ फेंक देता था। अब एक टेबल पे जब आप इतनी सारी चीज रखेंगे तो एक एक ऐसा हीप सा बन जाएगा। हीप मतलब वो पहाड़ सा बन जाएगा चीजों का। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। हीप ऑफ क्लोथ होता है ना, हीप ऑफ क्लोथ या हीप ऑफ स्टफ्स। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखते हैं। He sat on his stool and shut his eyes to dash what work he had for the day. वो अपनी आंख बंद करता है और उसके बाद क्या करता होगा, वो सोचता होगा, चीजों को रिमेंबर करता होगा। तो उसके लिए हमारे पास एक शब्द है रिकलेक्ट। रिकलेक्ट मतलब होता है थिंक या टू रिमेंबर, चीजों को याद करना। तो वो अपने स्टूल पर बैठ के अपनी आंख बंद करके सोचता है कि उसे अब क्या क्या करना है पूरे दिन में। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। इसके बाद फर्स्ट ऑफ कोर्स देयर वाज अरिथमेटिक दोज 5 डैश इन प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, दोज 5 मतलब प्रॉफिट और लॉस के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अब यहाँ दिया है डिस्प्यूट, प्रॉफिट लॉस का डिस्प्यूट तो होगा नहीं क्योंकि वो पढ़ने वाला कोई लड़का लग रहा है। डिबेट भी नहीं होगा, कंडीशन भी नहीं होगा। पजल्स हो सकते हैं प्रॉफिट लॉस के, पजल्स या क्वेश्चंस या प्रॉब्लम्स। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद देन देयर वाज इंग्लिश, ही हैड टू कॉपी डाउन अ पेज फ्रॉम हिज इंग्लिश लेसन एंड राइट डिक्शनरी मीनिंग ऑफ डैश वर्ड्स। तो उसे क्या करना था, उसके बाद इंग्लिश में उसकी इंग्लिश की किताब के लेसन का एक पेज लिखना था और डिक्शनरी मीनिंग देने थे। किस तरह के वर्ड का आपको डिक्शनरी मीनिंग चाहिए होगा, हार्ड वाले वर्ड का चाहिए होगा, तो उसके लिए हमारे पास शब्द है डिफिकल्ट। ऑप्शन नंबर थर्ड। रिजिड माने होता है जो बहुत मजबूत हो, ऑकवर्ड माने जो अच्छा ना हो, अनईजी सिचुएशन, और विजिबल माने जो दिख रहा हो। ऑप्शन नंबर थर्ड इसमें करेक्ट होगा। और आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है। एंड देन देयर वाज ज्योग्राफी and only 2 hours before him to do all this heap of work and get dash for school. Get क्या मतलब स्कूल जाने के लिए वो तैयार होगा, तो इसलिए हमारे पास शब्द है रेडी। ऑप्शन नंबर थर्ड। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। बाकी मैंने इससे पहले 8 तारीख तक के सारे वीडियोस बना दिए हैं इंग्लिश सेक्शन के। आपको उन सारे वीडियोस के लिंक पार्ट बाय पार्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको ये पूरा पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने किसी मित्र जो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है उसके साथ शेयर कर सकते हैं, और इस तरह के कंटेंट के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।